काइटो सबसे कमजोर हंटर है जो कब से डंजन के निचले फ्लोर पर अटका हुआ है। हजार स्लाइम्स को मारने के बाद उसे एक बहुत ही दुर्लभ कार्ड मिलता है जो सबसे ताकतवर सर्वेंट को समन कर सकता है। कहानी की शुरुआत में काइटो एक स्लाइम के सामने खड़ा था। वह स्लाइम काइटो पर हमला करने जाता है लेकिन काइटो बग स्प्रे का इस्तेमाल करके उसे खत्म कर देता है। हमें पता चलता है कि वह डंजन में 2 सालों से है लेकिन फिर भी उसका स्टेटस सबसे कम है क्योंकि वह सिर्फ पहले फ्लोर के स्लाइम्स को ही मार सकता है। उसने अब तक 999 स्लाइम्स मार दिए हैं और घर जाने से पहले 100वां स्लाइम मारना चाहता है। वह डंजन में थोड़ा और अंदर जाता है जहां उसे एक गोल्डन स्लाइम दिखता है। वह बहुत सावधानी से चुपके से उसके पास जाता है और अपने बग स्प्रे से उस पर हमला करता है लेकिन स्लाइम हमले को डॉज कर लेता है। फिर वह अपनी स्प्रे गन निकालता है और गोल्डन स्लाइम को हरा देता है लेकिन वह यह देखकर हैरान था कि एक दुर्लभ स्लाइम को मारने के बावजूद उसका लेवल अप नहीं हुआ। वह तय करता है कि वह उसका मैजिक कोर निकाल लेगा क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। लेकिन जब वह स्लाइम के पास जाता है तो देखता है कि उसने एक सर्वेंट कार्ड ड्रॉप किया है। वह खुद को शांत करता है और उस कार्ड के स्टैट्स को चेक करता है जो उसके शक को यकीन में बदल देते हैं। वह आसपास देखता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि कोई उससे वह कार्ड छीन ले। जब वह उस कार्ड की जानकारी सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि इसके बारे में डेटाबेस में कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन फिर वह देखता है कि यह एक वैल्करी कार्ड है जिन्हें डेमी गॉड्स माना जाता है। वह सोचता है कि कहीं यह कोई बहुत ही दुर्लभ कार्ड तो नहीं। वापस जाते समय उसे कुछ एडवेंचरस मिलते हैं। उन्हें देखकर वह सोचता है कि काश उसके पास भी वैसे ही कमाल के इक्विपमेंट्स होते ताकि वह भी उनकी तरह बन सकता। वह सोचता है कि अगर यह कार्ड महंगे दाम में बिक गया तो वह जो चाहे खरीद सकता है। वे उससे पूछते हैं कि क्या वह अभी भी लेवल 3 पर ही है। काइटो कहता है कि वह सिर्फ स्लाइम्स को मारता है इसलिए वह जल्दी लेवल अप नहीं कर सकता। काइटो उनसे पूछता है कि वे डंजन में वापस क्यों नहीं जा रहे तो वे उसे याद दिलाते हैं कि जब वे पहली बार दूसरे फ्लोर पर गए थे तब उनके साथ क्या हुआ था। दूसरे फ्लोर पर उनका पहली बार एक गॉब्लिन से सामना हुआ था। उन्हें लगा था कि वे आसानी से उसे हरा देंगे लेकिन उस गॉब्लिन ने उन तीनों को बुरी तरह हरा दिया था और उन्हें खुद को हील करने के लिए पोशंस का इस्तेमाल करना पड़ा था। जब काइटो नहा रहा होता है तो वह सर्वेंट कार्ड का इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है जिससे शायद उसे इतनी ताकत मिल जाए कि वह डंजन के गहरे लेवल्स तक जा सके। लेकिन फिर वह सोचता है कि अगर वह बस उस कार्ड को बेच दे तो वह जो भी चाहता है खरीद सकता है। अगले दिन स्कूल जाते वक्त उसे अपनी क्लासमेट हारुका दिखती है और वे दोनों साथ में स्कूल जाने लगते हैं। हारुका ने उसे देर रात घर आते हुए देखा था और पूछती है कि वह कहाँ था। काइटो झूठ बोल देता है कि वह बस अपने दोस्तों के साथ। इसके बाद वह फिर से डंगियन के पहले तल पर जाता है जहां वह बग स्प्रे से स्लाइम्स को मार रहा था। जब उसके दोस्तों को यह पता चलता है तो वे कहते हैं तुम फिर से स्लाइम्स को मारने लगे। काइटो जवाब देता है हाँ बस थोड़ी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तभी पीछे से हारुका आ जाती है और पूछती है क्या तुम स्लाइम्स के बारे में बात कर रहे हो। काइटो घबरा जाता है और कहता है नहीं नहीं हम तो ब्रेड के स्लाइस की बात कर रहे थे। हारुका उसकी बात पर यकीन कर लेती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि काइटो ने बहुत सारे कोर इकट्ठे कर लिए थे और अब वह उपकरण खरीदने ही जा रहा था। तभी सिल्फी कुछ अजीब महसूस करती है। जब वे आगे जाते हैं तो उन्हें एक सिल्वर रंग का स्लाइम दिखाई देता है। काइटो उस पर गन स्प्रे से हमला करता है लेकिन वह बचकर भागने लगता है। तब सिल्फी को अपने डिवाइन लाइटनिंग का उपयोग करना पड़ता है। इसके बाद एक नई लड़की लूसी उनसे मिलती है। लूसी काइटो से मैजिक कोर खाने के लिए मांगती है। जब काइटो उसे ज्यादा कोर देने से मना कर देता है तो लूसी उसे कंजूस कहती है। काइटो उसे कहता है कि अगर वह अपने क्रॉसिव ब्रेथ से हमला करेगी तो उसे एक मैजिक स्टोन मिलेगा। लूसी ऐसा ही करती है और एक गोब्लिन को तड़पते हुए मार देती है जिसे देखकर दोनों की हालत खराब हो जाती है। लूसी को गोब्लिन का कोर स्लाइम के मुकाबले ज्यादा स्वादिष्ट लगता है इसलिए वह काइटो से कहती है कि उन्हें और गहरे डंगियन में जाना चाहिए क्योंकि वहां मजबूत मॉन्स्टर्स होंगे और उनके कोर ज्यादा शक्तिशाली होंगे। लेकिन काइटो उसे रोकते हुए कहता है अंदर जाने से पहले हमें नए उपकरण खरीदने होंगे। वैसे भी तुम थक गई होगी। लूसी जवाब देती है मैं नहीं थकी और फिर से डंगियन में जाने की जिद करने लगती है। सिल्फी समझाती है मास्टर ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारी फिक्र है। यह सुनकर लूसी मान जाती है। अगले दिन वे तीनों तीसरी मंजिल पर पहुंचते हैं और इस बार काइटो एक महंगा हथियार लेकर आया है। वहां उन्हें 2 हेल हाउंड्स दिखते हैं। काइटो अपने क्रॉसबो से उन पर हमला करता है लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और वे दोनों उसकी ओर भागने लगते हैं। सिल्फी तुरंत एक बैरियर बना देती है और लूसी अपने फायर अटैक से उन दोनों को खत्म कर देती है। काइटो दोनों को एक एक कोर दे देता है लेकिन लूसी चाहती थी कि उसे दोनों कोर मिले क्योंकि उसने ही दोनों हेल हाउंड्स को हराया था। काइटो मना कर देता है और कहता है जब तुम और मॉन्स्टर्स को हराओगी तब मैं तुम्हें और कोर दे दूंगा। लूसी गुस्से में कहती है अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं तुम्हें सीधा नर्क भेज दूंगी। इसके बाद 2 बोर्स उन पर हमला करने आते हैं। लूसी उन्हें मारने की कोशिश करती है लेकिन एक बचकर आगे बढ़ जाता है। काइटो उसे रोकता है लेकिन अचानक उसका पैर फंस जाता है। वापस जाते समय काइटो सोचता है कि इस बार उसने कोई पैसा नहीं कमाया क्योंकि लूसी बार बार कोर मांगती रहती थी। अगले दिन हारुका समझ जाती है कि काइटो रात भर सोया नहीं था। जब वह उससे पूछती है तो वह बहाना बनाता है कि यह उसके किसी दोस्त की समस्या है। वह बताता है कि उसके दोस्त की 2 फीमेल फ्रेंड्स हैं जिनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल विपरीत है और ऐसा लगता है कि नाइस वाली दूसरी को पसंद नहीं करती। हारुका उसे सलाह देती है कि उसे नाइस वाली से पूछना चाहिए कि वह कैसा महसूस करती है। डंगियन में काइटो सिल्फी को समन करता है और पूछता है क्या तुम लूसी से नफरत करती हो। सिल्फी जवाब देती है पहले मुझे उससे डर लगता था
लेकिन धीरे धीरे मैंने उसे पसंद। वे सभी चौथी मंजिल पर थे जब काइतो को एहसास हुआ कि वह पीछे छूट गया था, इसलिए वह उनकी ओर दौड़ने लगा। इसके बाद वे 5वीं मंजिल पर पहुंचते हैं। जब काइतो वहां पहुंचता है तो सिल्फी रोते हुए कहती है कि वह डर गई थी और उससे माफी मांगती है क्योंकि उन्होंने उसकी इजाजत के बिना ही हमला शुरू कर दिया था। लेकिन काइतो कहता है कि वह उन पर गुस्सा नहीं है, दरअसल उन्हीं दोनों की वजह से वे चौथी मंजिल को इतनी जल्दी साफ कर पाए थे। उसने उन सभी कॉकरोचेस के कोर भी इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन उन्हें छूना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसके बाद जब वे 5वीं मंजिल पर आगे बढ़ते हैं तो उन्हें रेत और कीचड़ से बने मॉन्स्टर्स दिखते हैं। काइतो उन पर अपने तीर चलाता है लेकिन वे असर नहीं कर रहे थे क्योंकि वे मॉन्स्टर्स फिजिकल डैमेज के प्रति इम्यून थे। तब वह लूसी की मदद मांगता है और लूसी हेलफायर का इस्तेमाल करके उन दोनों मॉन्स्टर्स को खत्म कर देती है। इससे काइतो समझ जाता है कि इस स्तर के मॉन्स्टर्स को हराने के लिए उसे उन दोनों की मदद लेनी ही होगी। आगे बढ़ते समय सिल्फी अचानक एक जगह रुक जाती है और कहती है कि उसे दीवार के पीछे कुछ महसूस हो रहा है। वह दीवार को नष्ट कर देती है जिससे एक सीक्रेट रास्ता खुल जाता है। वे सभी उसमें प्रवेश करते हैं और काइतो अपने साथियों को सावधान रहने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें नहीं पता कि अंदर क्या छिपा हो सकता है। तभी लूसी गलती से एक ट्रैप एक्टिवेट कर देती है और एक तीर सीधे काइतो को लग जाता है जिससे वह दर्द से तड़प उठता है। इसके बावजूद वे आगे बढ़ते हैं लेकिन लूसी फिर से एक ट्रैप सक्रिय कर देती है। जब काइतो तीर को डॉज करने की कोशिश करता है तो उसे बिजली का झटका लग जाता है लेकिन वह ज्यादा चोटिल नहीं होता। थोड़ी देर बाद वे एक दरवाजे के पास पहुंचते हैं। काइतो उसे खोलने की कोशिश करता है लेकिन वह हिलता भी नहीं, जिससे उसे लगता है कि शायद किसी खास आइटम की जरूरत होगी। लेकिन सिल्फी दरवाजे पर हमला करके उसे तोड़ देती है। जब वे अंदर जाते हैं तो उन्हें 2 बॉस मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं। काइतो स्लाइम को हराने के लिए आगे बढ़ता है जबकि वह खुद ऑगर पर तीर चलाने लगता है जिससे उसकी हेल्थ कम हो रही थी, लेकिन जल्द ही उसके तीर खत्म हो जाते हैं। इस बीच लूसी को भी मुश्किल हो रही थी क्योंकि स्लाइम पर जादू का असर नहीं हो रहा था। तब काइतो अपने वाटर बॉल का इस्तेमाल करता है लेकिन अचानक यह बर्फ में बदल जाता है। यह उसके ब्रेसलेट की वजह से हुआ था। जब वह इस बर्फ को ऑगर पर शूट करता है तो उसकी हेल्थ तेजी से कम होने लगती है, लेकिन उसका मना भी बहुत तेजी से खत्म होने लगता है। सिल्फी अपने डिवाइन स्पीयर का उपयोग करके स्लाइम के बीचों बीच एक बड़ा छेद कर देती है, लेकिन इस हमले से भी स्लाइम को ज्यादा नुकसान नहीं होता। काइतो वहां से भागने के बारे में सोचने लगता है लेकिन तभी उसे एक उपाय सूझता है। आखिरकार वे बॉस मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं। ये देख लड़कियां जश्न मनाने लगती हैं, लेकिन काइतो चोटिल था जिससे उसके सारे जख्म दुखने लगते हैं। वह एक पोषण पीकर अपनी सारी चोटें ठीक कर लेता है। इसी बीच लूसी का लेवल भी बढ़ जाता है। काइतो देखता है कि वह लेवल 15 पर पहुंच चुका है और उसे लगता है कि अब वह बाकी एक्सप्लोरर्स की बराबरी कर सकता है। इसके बाद वह देखता है कि ओगर ने एक रेड कोर गिराया था जबकि स्लाइम ने एक मैजिक तलवार छोड़ी थी। हालांकि वह तलवार से ज्यादा चाकू लग रही थी। बाद में जब वह उस कोर को बेचने जाता है तो हिचुगाय उससे पूछती है कि उसे यह कहां मिला। काइतो उसे छिपे हुए डंगियन के बारे में बता देता है। हिचुगाय कहती है कि वह किसी को इसकी जांच करने के लिए वहां भेज देगी। चूंकि काइतो ने एक स्पेशल मैजिक कोर हासिल किया था, इसकी सही कीमत अभी तय नहीं हुई थी, लेकिन हिचुगाय उसे इसके बदले काफी अच्छे पैसे देने वाली थी। इसके बाद वह उसे एक इवेंट में आमंत्रित करती है। तभी वहां हारुका आ जाती है और पूछती है, क्या तुम सब डांस पार्टी के बारे में बात कर रहे हो? इस पर सब काइतो को यकीन दिलाते हैं कि वह सच में डांस पार्टी में हिस्सा लेने वाला है। हारुका कहती है कि वह भी इस पार्टी में जाना चाहती है। इसके बाद काइतो इवेंट में पहुंच जाता है जहां वह ढूंढने लगता है कि उसकी पार्टी मेंबर्स कौन है। तभी उसके सामने 3 लड़कियां आ जाती हैं जो एक एक करके अपना नाम बताती हैं। काइतो भी अपना नाम बताता है, लेकिन वे तीनों लड़कियां पहचान नहीं पा रही थीं कि वे पहले भी काइतो से मिल चुकी हैं। इवेंट के लिए सभी एक्सप्लोरर्स लाइन में खड़े थे और काइतो का ग्रुप ट्रांसफर गेट से सीधा 6th फ्लोर पर पहुंच जाता है। रास्ते में उन्हें एक आदमी बताता है कि आज का इवेंट 3 घंटे तक चलने वाला है। वहां उन्हें एक कन्वीनियंस स्टोर भी मिलता है जहां से वे सभी जरूरत की चीजें खरीद लेते हैं। काइतो देखता है कि उनके पास इतना भारी बैग भी नहीं है, तो वे अपना सामान कैसे रखते हैं। वे दिखाते हैं कि उनके पास मैजिक बैग्स हैं। उसे यकीन नहीं होता कि उन तीनों के पास ऐसे बैग्स हैं क्योंकि वे काफी महंगे होते हैं। तभी काइतो को पता चलता है कि वे खानदानी अमीर लोग हैं। इसके बाद वे सभी 7वें फ्लोर पर पहुंच जाते हैं जहां मीका बताती है कि यह फ्लोर गोलम्स से भरा हुआ है। उन्हें सामने कस्टोडियंस दिखते हैं जो उन्हें इवेंट के लिए गुड लक बोलकर चले जाते हैं। हिकारी बताती है कि कस्टोडियंस डंजन्स को साफ रखते हैं। इसके बाद काइतो उन सभी को बताता है कि उसका लेवल 16 है और उनसे पूछता है कि उनका लेवल क्या है। आर्यू बताती है कि उसका लेवल 18 है जबकि बाकी दोनों अभी भी 15वें लेवल पर हैं। तभी उनके सामने एक स्टोन गोलम आ जाता है और आर्यू उससे लड़ने पहुंच जाती है। वह एक ही हमले में उसे खत्म कर देती है। ये देखकर काइतो हैरान हो रहा था, लेकिन तभी वहां एक ब्रॉन्ज गोलम आ जाता है। हिकारी अर्थ वेव स्पेल का इस्तेमाल करके उस गोलम को एक जगह जकड़ देती है, पर तभी आर्यू आकर उसे बचा लेती है। वह अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करती है, लेकिन उसका आर्मर बहुत मजबूत था। हिकारी अपने फायर बॉल से हमला करती है, पर इससे भी उस पर कोई असर नहीं होता। मीका अपने सर्वेंट से उस पर हमला करने को कहती है, लेकिन उसके अटैक से भी कुछ नहीं होता, बल्कि उसका सर्वेंट ही घायल हो जाता है। काइतो भी अपने सर्वेंट को बुलाने वाला था, लेकिन तभी उसकी तलवार चमक उठती है। जब उसने रिसर्च की थी तो उसे पता चला था कि जितना भी डैमेज वह इमेजिन करेगा उतना ही डैमेज उसके दुश्मन को मिलेगा, लेकिन इसके लिए उसे दुश्मन को हिट करना होगा। वह हिकारी से कहता है कि गोलम को जमीन में फंसाने के लिए फिर से
अर्थवेव का इस्तेमाल करे। इसके बाद काइतो पीछे से जाकर उसे स्टैब कर देता है और इमेजिन करता है कि उसकी तलवार इतनी ताकतवर है कि वह उस गोलम को तबाह कर सके, और बिल्कुल वैसा ही होता है। इवेंट खत्म होने के बाद काइतो तीनों लड़कियों के साथ होता है जो उससे काफी प्रभावित थीं कि वह आयरन गोलम को हरा पाया था। इसके बाद वह अपनी तलवार के बारे में उन्हें बता देता है और कहता है कि यह उसे एक मॉन्स्टर को हराने के बाद मिली थी। काइतो कहता है कि मीका का सर्वेंट भी बहुत कमाल का है और उसने ऐसा कुछ पहले कभी मूवीज में भी नहीं देखा। वह कहता है कि वह किसी के साथ काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसके साथ एक गॉड और एक डेविल है और वह इसे एक राज रखना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर लोगों को पता चला तो वे उसे गलत समझेंगे, क्योंकि वे दोनों दिखने में बच्चों जैसे हैं। इसके बाद वह अपने लेंस पहन लेता है जिससे वह अपने आसपास की सभी चीजों का स्टेटस चेक कर सकता है। फिर वह डंजन में लूसी और सिल्फी को समन करता है, लेकिन वे दोनों गुस्से में होती हैं क्योंकि उसने कल उन्हें समन नहीं किया था। काइतो बताता है कि वह थोड़ा बिजी था और फिर उन्हें आर्यू के ग्रुप के बारे में बताता है, लेकिन वे दोनों कहती हैं कि उसे उनके ग्रुप को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे दोनों पहले से ही उसके ग्रुप में हैं। इसके बाद काइतो हारुका के साथ होता है जो उससे पूछती है कि क्या वह शनिवार को फ्री है, क्योंकि वह उसके साथ शॉपिंग पर जाना चाहती है। काइतो सहमत हो जाता है। काइतो सोचता है कि वह अपने पिता की तरह हीरो बनना चाहता है। अगले दिन वह फिर से डंजन में पहुंच जाता है जहां वह अपनी वाटर बॉल को तलवार के साथ मिलाकर एक आइस ब्लेड बना देता है और उसकी मदद से एक गोलम को हरा देता है। सिल्फी को लगता है कि यह बहुत कमाल का है, लेकिन लूसी कहती है कि वह बस लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए ऐसा कर रहा है। इसके बाद काइतो स्नैच को समन करता है और गोलम्स का ध्यान भटकाता है। वह अपनी आइस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके 2 गोलम्स को खत्म कर देता है और बाकी लड़कियां दूसरे गोलम्स को मार गिराती हैं। वे उसकी नई स्किल की तारीफ करती हैं और आर्यू कहती है कि उसके इंस्ट्रक्शंस भी काफी क्लियर थे। आगे बढ़ते समय उन पर एक भयंकर सा डायनासोर बॉस हमला कर देता है और वे सभी वहां से भागने लगते हैं, लेकिन डायनासोर उनका पीछा नहीं छोड़ता और उनका बाहर जाने का रास्ता पत्थरों की वजह से ब्लॉक हो जाता है। अब उनके पास लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, कोई और विकल्प नहीं था। वह सभी को बताता है कि उन्हें कैसे हमला करना चाहिए, लेकिन जब वे सभी मिलकर उस डायनासोर पर हमला करते हैं तो उस पर कोई असर नहीं होता। कैटो किसी तरह अपनी तलवार से उसे नुकसान पहुंचा देता है, लेकिन इससे भी उस डायनासोर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उस डायनासोर का ध्यान भटका होता है, हारी दौड़कर उस पर चढ़ जाती है और उसके सिर पर हमला कर देती है, लेकिन यह भी उसे मारने के लिए पर्याप्त नहीं था। वह मॉन्स्टर उसे नीचे गिरा देता है। कैटो उसकी मदद करने जाता है, लेकिन हारी कहती है कि वह बिल्कुल ठीक है क्योंकि वह एक दिन हीरो बनना चाहती है। सभी की हालत देखकर कैटो सोचता है कि शायद उसे सिल्फी और लूसी को समन कर लेना चाहिए। मॉन्स्टर इन दोनों लड़कियों पर हमला करने ही वाला था। तभी कैटो अपने दोनों सेवकों को बुलाता है और उन्हें उस बॉस को रोकने के लिए कहता है। वे दोनों अपने जादुई मंत्रों का उपयोग करते हैं और एक ही झटके में उस मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। कैटो उनकी मदद के लिए शुक्रिया अदा करता है, लेकिन लूसी को जलन हो रही थी कि वह दूसरी लड़कियों के साथ क्यों है। तभी मीका आकर सिल्फी को गले लगा लेती है क्योंकि वह उसे प्यारी लग रही थी। उधर हिकारी का दिल लूसी पर आ चुका था। कैटो उन दोनों से ये राज रखने के लिए माफी मांगता है और मीका कहती है कि सभी को जीत का जश्न मनाने के लिए एक साथ नहाना चाहिए। वे सभी डंजन में ही एक बाथ हाउस में जाते हैं जहां आयरी यह देखकर हैरान हो जाती है कि कैटो के सेवक एक दानव और एक परी हैं। सभी लड़कियां एक साथ नहा रही थीं, जबकि बेचारा कैटो अकेले स्नैच के साथ था। हिकारी और मीका घर चली जाती हैं और अब कैटो के साथ सिर्फ आयरी थी। वह उससे उसके हीरो बनने की महत्वाकांक्षा के बारे में पूछता है। आयरी बताती है कि वह बचपन से ही हीरो बनना चाहती थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वह अपने पिता से पूछती है कि उन्हें ताकतवर क्यों बनना चाहिए। उसके पिता जवाब देते हैं कि ताकतवर बनने का मकसद उन लोगों की रक्षा करना है जिन्हें वे प्यार करते हैं, और जो ऐसा कर सकते हैं वही असली हीरो होते हैं। यही वजह थी कि आयरी हमेशा से हीरो बनना चाहती थी और इसी कारण उसने डंजन एक्सप्लोरर बनने का फैसला किया। इसके बाद वह बताती है कि उनकी यूनिवर्सिटी में एक ओपन वीकेंड है और वह कैटो को अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित करती है। कैटो अपने दोस्तों को यह बताता है, लेकिन वे कहते हैं कि उसे हारुका के साथ जाना चाहिए। यह सुनकर कैटो को लगता है कि यह नामुमकिन है, लेकिन उनकी बातें हारुका और उसकी दोस्त सुन लेती हैं। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वह हारुका को साथ चलने के लिए कहता है। हारुका खुश हो जाती है कि कैटो भी उसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है और वह उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। सभी दोस्त बहाना बनाते हैं कि वे उस दिन फ्री नहीं हैं ताकि कैटो और हारुका अकेले समय बिता सकें। वीकेंड आ जाता है और कैटो देखता है कि हारुका ने वही ड्रेस पहनी है जो उसने चुनी थी। फिर वे सभी मेट्रो में बैठकर यूनिवर्सिटी की ओर जाते हैं, जहां कैटो को यह पूरा सीन किसी डेट जैसा लगता है। हालांकि वह अपने मन को शांत करता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वहीं उसके दोनों दोस्त भी वहां पहुंच जाते हैं। इसके बाद वे सभी एक क्लासरूम में पहुंचते हैं जो बहुत बड़ा था। हारुका बताती है कि सामने जो बोर्ड है उसे स्टूडेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी इवेंट के दौरान स्टूडेंट्स को इसी पर मूवी भी दिखाई जाती है। यूनिवर्सिटी घूमने के बाद वे पार्क में बैठते हैं और तय करते हैं कि वे इसे ज्वाइन करना चाहेंगे। कैटो के दोस्त उससे पूछते हैं कि क्या उसके माता पिता इसे अफोर्ड कर पाएंगे। कैटो जवाब देता है, मैंने डंजन में, लेकिन इतना कहकर ही रुक जाता है। फिर वे इस बारे में बात करने लगते हैं कि जब वे यहाँ आएंगे तो फ्री टाइम में कहाँ बैठ सकते हैं। इसी बीच हिकारी और मीका भी वहाँ पहुंच जाती हैं। वे सब साथ में खाना खाते हैं, जिसके बाद हारुका और कैटो सभी के ड्रिंक्स को रीफिल कराने के लिए वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही दोस्त फिर डंजन की बातें करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वे वापस आते हैं सभी चुप हो जाते हैं। हारुका को समझ नहीं आता कि आखिर लोग डंजन में इतना इंटरेस्टेड क्यों हैं। इसके बाद हारुका और कैटो यूनिवर्सिटी के पूल के बारे में बात कर रहे होते हैं और कैटो याद करता है कि कैसे बचपन में हारुका ने उसे डूबने से बचाया था। फिर वे प्लेग्राउंड देखने जाते हैं, लेकिन
रास्ते में हिकारी का पैर फिसल जाता है। कैटो फुर्ती से उसे बचा